हेलो हेलो नमस्कार जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा आपको ये सलाह रहेगा, यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है जेटेट की तैयारी में लगातार जो है दिन रात एक कर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वरना अगर छोड़ छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में कठिनाई आ जाए। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए जेटेट के सिलेबस के आधार पर हिस्ट्री की क्लास ला रहा हूं। और मेरी क्लास जो है डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जेटेट के सिलेबस के आधार पर गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल, ठीक है। देख लीजिएगा, इस सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के आधार पर ही करवाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहां पर शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई थी? किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मेटकॉफ। आंसर कीजिएगा। किस भारत के गवर्नर जनरल ने स्वतंत्रता दिलाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेटकॉफ ने प्रेस की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक है ना। चलिए चार्ल्स मेटकॉफ की यहां पर बात कर लिया जाए तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध लग गया था दोस्तों, उसे क्या किया था? हटाने का काम किया। क्लियर? देखिए, लॉर्ड मेटकॉफ जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक कार्यकाल था? 1835 से 1836 तक। 1835 से लेकर 1836 तक इनका कार्यकाल था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहां पर सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था, ठीक है। 1798 से 99 के बीच हुआ था। तो इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों, यह युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑकलैंड के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, डलहौजी के समय या लॉर्ड वेल्जली के समय, ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेल्जली थे, ठीक है। आइए इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टीपू सुल्तान की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। दोस्तों यहां पर 4 युद्ध होते हैं, ठीक है। अंग्रेज और मैसूर के बीच कितने युद्ध होते हैं? 4 युद्ध होते हैं, ठीक है। जिसमें दूसरे मैसूर युद्ध में, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन मारे गए थे, ठीक है। जबकि चौथे युद्ध में कौन मारे गए थे? टीपू सुल्तान मारे गए थे। देखिए यह युद्ध जो है वेल्जली के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 के बीच लड़ा गया था। क्लियर हो गई सारी बातें? चलिए अगले सवाल की ओर।
देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और विलियम जोन्स ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग या मेटकॉफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ठीक है, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, स्थापना 15 जनवरी 1784 को होता है। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। और इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, आंसर कीजिएगा। निम्न में से सिविल सेवा का जनक कहा जाता है किसे? वारेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कैनिंग को या मेटकॉफ को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात कर लिया जाए तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे जो कि पहले वायसराय भी थे। ठीक है, पहले वायसराय भी बने थे। तो सिविल सेवा का जन्मदाता ने किसे माना जाता है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और एक गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुर्दा का युद्ध या खरदा का युद्ध, कुछ भी कह लीजिए, निम्न में से किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड कैनिंग या सर जॉन सॉर। इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन सॉर के कार्यकाल में हुई थी। देखिए खरदा की लड़ाई 1795 में हुई थी। ठीक है, यह लड़ाई किनके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच। इस लड़ाई में निजाम की हार हो गई थी। ठीक है, लेकिन निजाम का संरक्षक कौन था दोस्तों? गवर्नर जनरल जॉन सॉर। ठीक है, निजाम के संरक्षक थे, फिर भी जो है गवर्नर जनरल जो है जॉन सॉर जो है गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। ठीक है, इसी वजह से अंग्रेजों से निजाम का भरोसा यहां पर उठता दिखाई दे रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? देखिए उदयपुर अपनाया गया था, पंजाब झांसी को अपनाया गया था, उत्तर प्रदेश को हड़पने के लिए अपनाया गया था। ठीक है, हड़प नीति, लेकिन पंजाब को हड़पने के लिए नीति नहीं बनाई गई थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, किसकी देन है? तो लॉर्ड डलहौजी की देन है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की देन है। ठीक है, इसमें क्या होता था दोस्तों, इस नीति के तहत अगर कोई रियासत का, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं रहता था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर लेती थी? उस पर कब्जा कर लेती थी। उस पर क्या कर लेती थी? तो कब्जा कर लेती थी। इस नीति का इस्तेमाल भारत में ब्रिटिश, ठीक है, प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था। इस नीति के तहत आपको सतारा, नागपुर, झांसी जैसे भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया गया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में किसने संभव बनाया था? तो ये संभव लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, खुली प्रतियोगिता, भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। उन्होंने उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक वे गवर्नर जनरल रहे थे। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की बात कर ले जाए तो इसकी शुरुआत से भारतीयों को योग्यता के आधार पर सिविल सेवा में प्रवेश करने का मौका यहां पर मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था?
निदेशकों की अदालत को, नियंत्रण बोर्ड को, राजस्व बोर्ड को या अस्थायी परिषद को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784 में लाया गया था। इसके तहत नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहां पर की गई थी। एक सरकारी विभाग था, ठीक है, एक सरकारी विभाग था दोस्तों, ठीक है। और इस बोर्ड का काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नीतियों की देखरेख करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा या 1823 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका सही आंसर फटाफट कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर? देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहां पर की गई थी। इस एक्ट को भारत सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा था उसके मामलों को नियंत्रित करने के लिए इसे बनाया गया था। इस एक्ट के जरिए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? ठीक है दोस्तों, यहां पर बात कर लिया जाए, सबसे पहले आता है बंगाल का गवर्नर। ठीक है, सबसे पहला पोस्ट क्या है? बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जनरल, फिर क्या होता है? भारत का, ठीक है, कहां का? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और फिर जो है गवर्नर जनरल का पद किस में बदल जाता है? वायसराय में बदल दिया जाता है। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, ठीक है, तो क्लाइव था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पर वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, विलियम वेंटिक था, विलियम वेंटिक। ठीक है, और वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इस सारे को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, निम्न से बंगाल का गवर्नर कौन था? तो अभी बता चुका हूं, बंगाल का गवर्नर की बात हो रही है, बंगाल का यहां पर गवर्नर की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो गवर्नर की बात हो रही है, ना कि गवर्नर जनरल की, तो यहां लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, पहले गवर्नर की बात कर लिया जाए तो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव जो है कंपनी के कलर के रूप में यहां पर आया हुआ था। ठीक है, पहली बार वह 1757 से 1760 के लिए, और फिर दूसरी बार 1765 से 1767 के लिए यहां बंगाल का गवर्नर रहा था। क्लियर? चलिए देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए अस्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? यानी अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? बंदोबस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किस लिए किया गया था? राजस्व एकत्रित करने के लिए। ठीक है, किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इससे पहले बंगाल और बिहार में, ठीक है, बिहार में लागू किया गया था, बाद में मद्रास, ठीक है, और बनारस में इसे लागू किया गया। क्लियर? इस प्रणाली को जमींदारी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा होगा तो ऐसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में
रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मैकार्टनी, एलिफिंस्टन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो इज द करेक्ट आंसर। देखिए रैयतवाड़ी, ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन में शुरू की गई थी, भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। इस व्यवस्था के तहत किसानों या रैयतों को भूमि का मालिकाना हक यहाँ पर दे दिया गया था। इस व्यवस्था में किसानों को खेती के लिए जमीन लेने या छोड़ने की आजादी थी। नेक्स्ट है, देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, उस समय क्या पूछा गया था? सिर्फ गवर्नर पूछा गया था, जो कि कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। अब पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे और 1773 से 1785 तक वे गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? क्लाइव, कॉर्नवालिस, हार्डिंग या वारेन हेस्टिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस से हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। कब हुई थी? 18 मार्च 1792 को, ठीक है। इस संधि ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को खत्म किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हड़प नीति के तहत, है ना, ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाने वाला, ठीक है, मिलाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंसर कीजिएगा। उदयपुर, सतारा, झांसी या नागपुर? देखिए सबसे पहले यहां पर सतारा को मिलाया जाता है 1848 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सतारा को मिलाया गया था। देखिए हड़प नीति का सिद्धांत जो है किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया गया था। इसमें क्या होता था दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय राजा का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, ठीक है, तो उसके राज्य को क्या कर दिया जाता था? हड़प लिया जाता था, ठीक है। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। इस हड़प नीति के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को, ठीक है, सतारा को, उसके बाद जयपुर 1849 में, संबलपुर भी 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1854 में, ठीक है, 1856 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए किसे कुशासन के आधार पर मिलाया गया था, तो अवध को मिलाया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, गवर्नर जनरल एवं उनका कार्यकाल से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा सेशन लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।